हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल लर्न विद क्रिस्बी पे एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं मुगल आर्किटेक्चर का लास्ट पार्ट लेके आ रही हूँ। इससे पहले मैं 3 पार्ट लेके आई हूँ। सो फ्रेंड्स, आज ये लास्ट पार्ट है। आज मुगल आर्किटेक्चर इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है और ऐसे ही मेरे चैनल पे वीडियोस देखना चाहते हैं टॉपिक वाइज, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और कमेंट भी करें। आप लोग बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप लोग सबसे पहले देख पाए मेरी वीडियोस को। सो फ्रेंड्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वाले वीडियो के बारे में बता देते हैं कि सबसे पहले वाले वीडियोस में मुगल आर्किटेक्चर में बाबर और हुमायूं के आर्किटेक्चर के बारे में मैं बताई हूँ, और सेकेंड वाले में अकबर के फर्स्ट पार्ट के बारे में, और थर्ड वाले में अकबर के सेकेंड वाले, और फोर्थ वाले में भी जहांगीर और शाहजहां के आर्किटेक्चर को। ये 5th वीडियो है। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। जामी मस्जिद, इससे पहले वाले पार्ट में शाहजहां के कुछ आर्किटेक्चर के बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं पिछले वाले में। और आज जामी मस्जिद से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो है ताजमहल, जो कि हमारे इंडिया का सबसे बेस्ट आर्किटेक्चर माना जाता है। पूरे विश्व में 7वां अजूबा माना जाता है। तो आज हम ताजमहल के बारे में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। जामी मस्जिद यह मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 1650 और 1656 के बीच बनाया गया था, और इसका उद्घाटन इसके पहले इमाम सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी ने किया था। मुगल राजधानी शाहजहानाबाद में स्थित है। यह 1857 में साम्राज्य के अंत तक मुगल सम्राटों की शाही मस्जिद के रूप में कार्य करता था। ये 1857 तक मुगल सम्राटों की शाही मस्जिद के रूप में कार्य करता था, जिसमें कि राजाओं के लिए अजान पढ़ा जाता था। शासक वर्ग जाते थे यहाँ पे अजान पढ़ने के लिए, सुनने के लिए जाते थे, अल्लाह की इबादत करने के लिए। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये रहा जामी मस्जिद। देखिए कितना बेस्ट आर्किटेक्चर है जामी मस्जिद का। यहाँ उपयोग की जाने वाली निर्माण सामग्री में सफेद संगमरमर के साथ लाल बलुआ पत्थर है, और पैनलों के फ्रेम को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। देख सकते हैं, दिखाते हैं आपको। ये देख सकते हैं लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर के साथ इसका उपयोग किया गया है, और इसका जो पैनल है वहां पे जोड़ने के लिए इसका यूज किया गया है। आप देख सकते हैं रेड एंड व्हाइट। चलिए आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और वो है ताजमहल। ताजमहल शाहजहां के सबसे भव्य और सबसे प्रसिद्ध परियोजनाओं में से एक परियोजना है। तो मकबरे का निर्माण अनिवार्य रूप से 1643 में पूरा हुआ था, लेकिन परियोजना के अन्य चरणों में अगले 10 वर्षों तक काम जारी रहा था। ऐसा माना जाता है कि 1643 में पूरा मकबरा का निर्माण कंप्लीट हो गया था, लेकिन इसका पूरा तरह से काम 10 वर्षों के बाद तक भी चलता रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ था। चलिए हम लोग ताजमहल देखते हैं। ये देख सकते हैं ये ताजमहल का, ऐसा माना जाता है कि ये ताजमहल का पिछला भाग है, और जिसे हम लोग देखने चाहते हैं वो ताजमहल का पिछला भाग है। और आगे का पार्ट है जहां मुगल शासक और वर्ग जाते थे देखने के लिए, वो था यमुना से होकर जाते थे, जो कि उनका मुख्य रास्ता यमुना को क्रॉस करके नाव के द्वारा जाते थे। लेकिन समय के साथ वो यमुना नदी बढ़ता गया और वो रास्ता खत्म हो गया, और अभी के टाइम में हम इसी को देखते हैं। आगे वाले पीछे वाले भाग को आगे का पार्ट समझ के देखते हैं। और अगर इसको गौर से आप लोग देखेंगे तो ये पूरा हम लोग ऐसे देखने में लगता है कि ताजमहल सीधा है, लेकिन एक्चुअली में ये थोड़ा सा झुका हुआ है। ऐसा इसलिए बनाया गया था कि जैसे कोई प्राकृतिक आपदा होगा तो उसके बाहरी पार्ट को डैमेज होगा, मूल पार्ट में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा और वो जैसे के वैसे रहेगा, इसलिए इसे थोड़ा सा झुका हुआ बनाया गया था। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कुतुब मीनार का लंबाई सबसे ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुतुब मीनार से थोड़ा सा ज्यादा ताजमहल की लंबाई है। कुतुब मीनार की लंबाई है 72.5
5 मीटर, लेकिन ताजमहल का है 73 मीटर। सो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए देखते हैं। अब्दुल हमीद लाहौरी ने 1636 के बादशाहनामा में अपनी पुस्तक में ताजमहल को रौजा-ए मुनव्वरा के रूप में संदर्भित किया है। सो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी कर दी हूँ। देख सकते हैं कि जैसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ सकता है कि अब्दुल हमीद लाहौरी ने अपने पुस्तक में ताजमहल को किस नाम से संदर्भित किया है, तो वो है रौजा-ए मुनव्वरा। आजकल एग्जाम में बीच से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसको आप नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड है, इसलिए मैं आपको बताती जाऊंगी, जहां जहां एग्जाम से क्वेश्चन आने वाला टॉपिक रहेगा मैं आपको बताऊंगी। जिसका अर्थ, रोजा-ए मुनव्वरा का अर्थ था प्रबुद्ध या शानदार मकबरा। माना जाता है कि ताजमहल का वर्तमान नाम फारसी ताजमहल से लिया गया है। वर्तमान नाम जो है, ऐसा माना जाता है कि फारसी ताजमहल से लिया गया है, जिसका अर्थ है मुकुट, मुकुट यानी कि ताज, और राजभवन यानी कि महल। इसका नाम मुमताज महल के सम्मान में चुना गया हो सकता है, जिनके लिए शाहजहां ने मकबरा बनवाया था, जिसमें महल उनका अंतिम नाम था और ताज संभवतः मुमताज नाम का समकालीन संक्षिप्त नाम है। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल जो नाम रखा गया है वो मुमताज महल के सम्मान में, क्योंकि ताजमहल का निर्माण ही शाहजहां मुमताज के लिए किए थे, तो इसलिए इसीलिए इस नाम को रखा गया है, जिसमें महल उनका अंतिम नाम है मुमताज महल, और ताज उनके सम्मान, जैसे मुमताज में ताज। तो ताजमहल के मुख्य वास्तुकार फारसी वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ताजमहल के मुख्य वास्तुकार कौन थे, तो ऑप्शन में आपको बहुत सारे नाम रहेंगे, लेकिन उसका है उस्ताद अहमद लाहौरी। संगमरमर जो कि मुख्य निर्माण सामग्री है, यह जोधपुर के पास मकराना खादानों से लाई गई बेहतरीन गुणवत्ता की है। मुख्य संरचना के सामने के बगीचे को 4 चतुर्भुजों में विभाजित किया गया है, जिसमें 2 नहरें बहती है जो चतुर्भुज बनाती है। मुख्य हॉल में कब्रगाह मूल रूप से सुनहरी एवं नक्काशी में एक पटल के साथ संलग्न था, लेकिन बाद में इसे औरंगजेब द्वारा एक संगमरमर पटल के साथ बदल दिया गया। तो देख सकते हैं कि ताजमहल में जो संगमरमर का यूज हुआ है वो जोधपुर के मकराना के खादान से लाई गई थी, जो कि बेहतरीन गुणवत्ता की है, जो आज भी ताजमहल को आप लोग देख सकते हैं। अभी भी ताजमहल अपने उसका जो चमक है वो बरकरार है, लेकिन अभी पॉल्यूशन की वजह से कम हो गया है, लेकिन अगर पॉल्यूशन नहीं होता तो वैसा का वैसा ही रहता। फिर भी अभी भी कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। मुख्य हॉल में, ताजमहल के मुख्य हॉल में मुमताज का महल का कब्रगाह है, जो सुनहरी नक्काशी में एक पटल के साथ संलग्न था, लेकिन बाद में इसे औरंगजेब द्वारा एक संगमरमर पटल के साथ बदल दिया गया। उसे हटाकर, सुनहरी पटल को हटाकर उसे संगमरमर पटल के में बदल दिया। औरंगजेब को साज सजावट पसंद नहीं था, क्योंकि वह उसे इस्लाम के खिलाफ समझता था, तो इसलिए वो शाहजहां के बहुत सारे मकबरे में जो चित्र आदि का उपयोग हुआ था उसे चूना प्लास्टर करवा दिया था, उसे ढक दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। चलिए अब हम औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे, औरंगजेब के द्वारा बनाए गए इमारतों के बारे में पढ़ेंगे। औरंगजेब को स्थापत्य कला के प्रति अपने पिता की तरह कोई शौक नहीं था। उनके अधीन उनके पूर्ववर्तियों द्वारा कला को दिया गया उदार प्रोत्साहन लगभग वापस ले लिया गया था। उनको अपने औरंगजेब के बारे में हम जैसा कि अभी बोले
कि उनको बहुत ज्यादा शौक नहीं था, क्योंकि उनको लगता था कि एकदम साधारण जीवन जीना चाहिए। वो इस्लाम के अनुकूल है, बहुत ज्यादा संगीत, आर्किटेक्चर, साज सजावट आदि में वो इस्लाम के खिलाफ माना जाता है, इसलिए उन्हें इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान स्थापत्य कार्य कम संख्या में थे और किसी भी पिछले मुगल शासक के अधीन किए गए कार्यों की तुलना में निम्न स्तर के थे। उनके टाइम में जो आर्किटेक्चर का उपयोग ना के बराबर हुआ है, मतलब निर्माण कार्य ना के बराबर बहुत कम हुआ है, और जो भी हुआ है उसमें जो उत्कृष्टता बाकी मुगल शासकों के आर्किटेक्चर में है, उससे कई ज्यादा निम्न स्तर के देखने को मिला है, जिसमें कि बहुत कुछ खास आर्किटेक्चर देखने को नहीं मिला है। उनके साम्राज्य की राजधानी दिल्ली में ही उनके नाम से बहुत कम इमारतें संबंधित है। प्रमुख इमारतों में औरंगाबाद में उनकी पत्नी रबिया उद दौरान का मकबरा, लाहौर में बादशाही मस्जिद और लाल किला, दिल्ली में मोती मस्जिद शामिल है। ये उनके निर्माण है और इसे याद कर सकते हैं क्योंकि वो उन्होंने बहुत कम कार्य किए हैं, लेकिन एग्जाम में आ सकता है, तो इसलिए इसको याद कर सकते हैं आप। दिल्ली का मोती मस्जिद और लाहौर का बादशाही मस्जिद। बादशाही मस्जिद आकार और स्थापत्य संरचना में दिल्ली की तुलना में है। इसमें एक विशाल दरबार, एक मुक्त रूप से खड़े होने वाला प्रार्थना कक्ष और कक्ष के प्रत्येक कोने पर मीनारे हैं। पुण्य स्थान के प्रत्येक कोने पर 4 छोटी मीनारें हैं। जहां पुण्य स्थान है उसके प्रत्येक कोने पर 4 छोटी मीनारें हैं। लाल बलुआ पत्थर के राहत के रूप में सफेद संगमरमर के उपयोग के साथ निर्माण सामग्री लाल बलुआ पत्थर है। प्रार्थना कक्ष के शीर्ष पर सफेद संगमरमर से बने 3 बल्बनुमा गुंबद खूबसूरती से उभरे हुए हैं। आपको दिखाते हैं बादशाही मस्जिद, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है बादशाही मस्जिद। इनमें जो देखिए इनके पुण्य स्थान के प्रत्येक कोने पर 4 छोटी छोटी मीनारें हैं, तो ये देख सकते हैं 4 छोटी छोटी मीनारें। और ये देखिए लाल बलुआ पत्थर के राहत के रूप में सफेद संगमरमर के उपयोग के साथ निर्माण सामग्री लाल बलुआ पत्थर के हैं। यहाँ प्रार्थना कक्ष के शीर्ष पर सफेद संगमरमर से बने 3 बल्बनुमा गुंबद खूबसूरती से उभरे हुए हैं। तो ये देखते हैं, ये इधर प्रार्थना कक्ष है बीच में अंदर, और उसी में सबसे ये बड़ा है बल्बनुमा, फिर ये छोटा, फिर ये छोटा, ये देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। इस काल की अन्य महत्वपूर्ण इमारत दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोती मस्जिद आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो दिल्ली के मोती मस्जिद है जिन्हें औरंगजेब ने बनाया, और आगरा का मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाया। और एग्जाम में ये बहुत कंफ्यूज करता है फ्रेंड्स, तो आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि मोती मस्जिद रहता है तो कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि दिल्ली और आगरा, तो आगरा आप याद रख सकते हैं कि आगरा का ताजमहल और आगरा का मोती मस्जिद दोनों ही शाहजहां का है, लेकिन दिल्ली का मोती मस्जिद औरंगजेब का है। इसके निर्माण में उपयोग किया गया संगमरमर बहुत ही उत्तम गुणवत्ता का है। यह योजना आगरा किले में शाहजहां द्वारा निर्मित मोती मस्जिद के समान ही है। मतलब मोती मस्जिद में, ये दिल्ली के जो मोती मस्जिद है, इसमें जो संगमरमर के उपयोग हुआ है वो उत्तम गुणवत्ता का है, और यह योजना आगरा किले में शाहजहां द्वारा निर्मित मोती मस्जिद के समान ही है लगभग। केवल वक्र अधिक प्रमुख है। 3 बल्बनुमा गुंबद प्रार्थना कक्ष के कवर करते हैं, जिसे एक ही संरेखन में 3 गुंबदों के रूप में डिजाइन किया गया है। बस एक ही डिफरेंस है, देखिए यही बस एक ही डिफरेंस है, और ये है बल्बनुमा गुंबद, बस, और कुछ डिफरेंस नहीं है फ्रेंड्स। औरंगाबाद में उनकी पत्नी का मकबरा ताजमहल का अनुकरण करने का एक प्रयास है। ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब ने अपनी पत्नी के याद में औरंगाबाद में जो मकबरा बनवाया था वो ताजमहल के अनुकरण करने का
प्रयास किया गया है, लेकिन वो ताजमहल जैसा नहीं है। प्रयास है लेकिन उसमें आपको झलक दिखेगी, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन औरंगजेब के वास्तुकारों की ओर से मकबरे के कोनों को भी मीनारों के साथ सुसज्जित करने में एक गंभीर गलत अनुमान पूरी इमारत के सामंजस्य को बिगाड़ देता है। ये मीनार जो इमारत की समग्र योजना में अनावश्यक है, ताजमहल की मूल योजना से नकल में एकमात्र प्रमुख विचलन है। देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं, ये देख सकते हैं, ये नकल जरूर किया गया है बट ये ताजमहल जैसा नहीं है। आपको दिखाते हैं, यहाँ पे है औरंगजेब के वास्तुकारों जो मकबरे के कोनों को भी किनारों के साथ सुसज्जित करने का जो प्रयास किया गया है वह उसे ताजमहल से भिन्न बनाता है। सफदरजंग का मकबरा 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद साम्राज्य का पतन केवल कुछ समय के बाद थी। कुछ इमारतें ऐसी थी जो 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान बनाई गई थी। ये देख सकते हैं सफदरजंग का मकबरा। दिल्ली में सफदरजंग का मकबरा इस काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत है। यह एक बड़े उद्यान के बीच स्थित है और ताजमहल की योजना की उसी तरह नकल करता है जैसे रबिया उद दौलान के मकबरे में किया गया है। इस मकबरे में भी ताजमहल के योजनाओं का नकल किया गया है, जैसा कि रबिया उद दौलान यानी कि औरंगजेब की पत्नी के लिए किया गया था। हालांकि डिजाइन में एक बड़ा बदलाव यह है कि मीनार मुख्य भवन की सहायक के रूप में उभरती है, ना कि स्वतंत्र संरचनाओं के रूप में। ये देख सकते हैं, ये जो मीनार है ये इसमें और मस्जिद में सटा हुआ है, लेकिन ताजमहल में मीनार हटा हटा अलग अलग है, बस यही नकल इसमें अलग है। और भी बहुत सारे डिफरेंस है, लेकिन ये प्रमुख बदलाव आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट स्लाइड है, चलिए देखते हैं। मुख्य भवन एक मेहराबदार मंच पर खड़ा है। यह 2 मंजिला है और एक बड़े और गोलाकार गुंबद से ढका हुआ है। मीनारें बुर्ज के रूप में उभरती हुई है और गुंबददार कियोस द्वारा सबसे ऊपर है। यह इमारत संगमरमर के पैनल के साथ लाल बलुआ पत्थर में है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियोस पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट भी करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स में, और उम्मीद उन लोगों को भी बेनिफिट होगा। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप यूजीसी नेट से रिलेटेड हिस्ट्री का फुल कोर्स PYQ वीडियोस देख सकते हैं। और मैं अपने चैनल पे पेपर 1 का भी क्लासेस लेके आऊंगी। कुछ डेमो क्लासेस है, एक ICT का और एक एनिशिएंट यूनिवर्सिटीज का, आप लोग जाके देख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी क्लास है, एग्जाम ओरिएंटेड। और आप लोग को अगर ऐसे ही वीडियोस देखना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप लोग को कोई और टॉपिक भी पढ़ना है जो आप लोग को जानना है तो मेरे से कमेंट में सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब रिप्लाई भी दूंगी और ऑब्वियस मैं उस पर कंटेंट भी बनाऊंगी आप सभी के लिए। एक स्टूडेंट ने मेरे को कमेंट किया राजपूत काल पे वीडियो बनाने के लिए, तो मैं अभी ये वाला टॉपिक कंप्लीट करी हूँ और नेक्स्ट उसको स्टार्ट करूंगी। थैंक यू।